हाँ भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था बताओ। नहीं पता तुम लोगों को? टॉपिक डालो आज का, टॉपिक डालो। आज हम लोगों को करना है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब हम मोल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। समझ लो आज से हमारी शुरुआत हो रही है स्टोइशियोमेट्री के टॉपिक की। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो भाई, मान लो कि मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और उससे बन रहा है अमोनिया, उससे बन रहा है अमोनिया। इस तरीके से लिखा जाए तो ये जो मैंने लिखा है ये है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमने लिखा केमिकल रिएक्शन। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, अगर मैं इसको सिंबल के फॉर्म में लिख दूं, जैसे नाइट्रोजन है उसका सिंबल है N2, हाइड्रोजन का सिंबल है H2, इस तरीके से, और अमोनिया का सिंबल है NH3। अगर मैं इसे इस सिंबल के फॉर्म में लिख दूं, उनके साथ साथ उनकी स्टेट बता दूं, समझ में आया? और ज्यादा है तो रिएक्शन को उठाकर क्या कर दूं, बैलेंस कर दूं। तो ये जो लिखा गया है इसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन, इसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट लिखना इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड बाय केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड बाय केमिकल इक्वेशंस। देखो भाई, कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी इस तरीके से A+B। सबसे पहली चीज, कोई केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी तो उस केमिकल इक्वेशन में हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं ये कहलाता है रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट्स। ठीक है ना। राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। दो रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, दो प्रोडक्ट के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, और ये जो एरो है, एरो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो हमें क्या बताता है बोलो, एरो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहली चीज केमिकल इक्वेशन में ये बेसिक चीज है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, इससे जो हमें दूसरी चीज पता चलती है, ओके, इससे जो हमें दूसरी चीज पता चलती है वो है स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमें यहां पर स्टेट पता चलता है, स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट का हमें यहां से पता चलता है। जैसे कि अगर किसी की स्टेट सॉलिड है तो उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है S, स्मॉल s। अगर किसी की स्टेट लिक्विड है तो ब्रैकेट में लिखा जाता है स्मॉल l, और अगर किसी की स्टेट गैस है तो उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है स्मॉल g। ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में पानी में डिसॉल्व किया गया है, डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो पानी में अगर डिसॉल्व है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्वस, एक्वस, और एक्वस के लिए सिंबल यूज किया जाता है AQ। ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब प्रोडक्ट में गैस बन रही है, गैस इवॉल्व के लिए अप एरो यूज किया जाता है। अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड,
अगर किसी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो प्रिसिपिटेट फॉर्म के लिए हम डाउन एरो यूज करते हैं। डाउन एरो यूज करते हैं, समझ में आ रहा है? ये कुछ पॉइंट्स है। अगर किसी रिएक्शन में डिजोल्व इन अल्कोहल है, अगर किसी रिएक्शन में अल्कोहल में डिजोल्व किया गया है, डिजोल्व इन अल्कोहल, अल्कोहल में डिजोल्व किया है, तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं एल। कौन सा सिंबल यूज किया जाता है उसके लिए बताओ? एल सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो दो इंफॉर्मेशन अभी मैंने दी, लिखो इसे, और इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला? हो गया? हो गया? लिख लिया सभी ने? हाँ, इसे लिख लो। वो तुम्हारा जो दोस्त है वो अनिकेत कहाँ गया? फिर घर चला गया? क्यों? जितने दिन वो यहाँ नहीं रहता उससे ज़्यादा दिन तो वो घर में रहता है। हाँ भाई, हो गया?
हो गया भाई। देखो नेक्स्ट इसमें आता है, हमें इससे पता चलता है, ठीक है ना, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस taking place, energy changes taking place in a chemical reaction, energy changes taking place in a chemical reaction, एक रिएक्शन में होने वाले एनर्जी चेंजेस के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि 9th और 10th में हमने पढ़ा होगा कि मान लो एक रिएक्शन है, अगर ऐसे A प्लस बी और इससे बन रहा है C प्लस डी, तो 9th-10th में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट में अगर हीट ऐसे लिखा है प्लस करके, प्रोडक्ट में अगर हीट ऐसे लिखा है प्लस करके, तो इसका मतलब है, प्रोडक्ट में ऐसे हीट लिखी है तो इसका मतलब है हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, हीट, इसका मतलब है हीट रिलीज हो रही है। और हीट रिलीज का मतलब है ये एक कैसी प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये एक कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, दूसरा है हमारे पास, है ना, अगर A प्लस बी और ऐसे रिएक्टेंट में प्लस करके लिखा है हीट, हीट अगर रिएक्टेंट में प्लस करके लिखी गई है, इसका मतलब ये जो हीट है, इसका मतलब है कि ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है जल्दी बताओ, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और हीट एब्जॉर्ब का मतलब होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है बेटा। अब मॉडर्न सेंस में क्या किया जाता है, मॉडर्न सेंस में हीट को ऐसे नहीं लिखा जाता, उसको ऐसे लिखते हैं A प्लस बी और इससे बन रहा है C प्लस डी, और उसके बाद लगा देते हैं ऐसे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद लिखा होता है डेल्टा एच, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। हीट रिलीज का मतलब है डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच है, हम इसको अभी बोल सकते हैं सिंपली हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है उसे बोलते हैं डेल्टा एच, और जो हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं नॉर्मली वो कांस्टेंट प्रेशर पर ही करवाते हैं। ठीक है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच। जैसे अगर हम यहां लिखेंगे तो यहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये A प्लस बी है, इससे बनेगा C प्लस डी, और इसके केस में डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, इसके केस में डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है एंडोथर्मिक। समझे बेटा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे यहां रिएक्शन है C प्लस O2, इससे बन रहा है CO2, है ना, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच होता है -394 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है, -394 किलो जूल पर मोल, इस तरीके से वैल्यू दी जाती है। ठीक है, ओके। और दूसरी रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, जैसे हमने यहां लिख दिया N2 प्लस O2, इससे बन रहा है 2NO, तो इसका डेल्टा एच कुछ दिया जाता है, डेल्टा एच प्लस प्लस 380 किलो जूल पर मोल। समझ में आया, तो इस तरीके से वैल्यू जो है साइन के साथ दी जाती है। तो अगली चीज जो हमें पता चलती है वो पता चलती है कि केमिकल रिएक्शन से कि कौन सा एनर्जी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, हालांकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में करेंगे। कौन से चैप्टर में होगा, थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये हो गया फोर्थ, थर्ड, लिख लो इसे।
हाँ भाई, हो गया। ठीक है, याद रखना, हीट रिलीज को नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, हीट एब्जॉर्ब को पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब छोटा या बड़ा नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब एनर्जी बाहर निकलना, समझ में आ रहा है, हीट निकल रही है। और प्लस का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, समझ रहे हो? ठीक है, जैसे कि अगर हम कोयले को जलाते हैं तो हीट रिलीज हो रही है, हम फील कर सकते हैं उस हीट को, समझ में आ रहा है? और हाथ में बर्फ पकड़ोगे तो ठंडा लगेगा, ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हमारे हाथ से हीट निकाल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives information about reaction parameters, reaction parameters। इक्वेशन से हमें रिएक्शन पैरामीटर की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। रिएक्शन पैरामीटर क्या होता है भाई? रिएक्शन पैरामीटर होता है किसी रिएक्शन का टेम्परेचर, प्रेशर क्या यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? कई बार रिएक्शन का सॉल्वेंट लिख दिया जाता है, पूरी रिएक्शन का सॉल्वेंट क्या है, अगर सॉल्वेंट अलग से मेंशन करना पड़ रहा है तो। अगर एक्वा सॉल्यूशन में हो रही है तो कई बार पीएच लिखना पड़ सकता है कि कितने पीएच में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कैटलिस्ट लिखना पड़ सकता है, समझ में आ रहा है? इसके अलावा क्या लिखना पड़ सकता है? कैटलिस्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अपने पास N2 प्लस H2, ठीक है, ये रिएक्शन है, ये है गैस, और इससे बन रहा है 2NH3 गैस। तो इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन होती हैं, ठीक है ना। जैसे इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं आयरन प्लस मोलिब्डेनम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर होता है लगभग 770 केल्विन का टेम्परेचर होता है, प्रेशर रखते हैं 200 ATM का प्रेशर रखते हैं, ठीक है ना। कैटलिस्ट आयरन प्लस मोलिब्डेनम का कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन पैरामीटर दी जाती है, ओके, ठीक है। क्यों मोहित, कैटलिस्ट क्या होता है? तो क्या करता है कैटलिस्ट? हाँ बताओ सोनाक्षी, तुम बोल रही हो क्या? बोलो। इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, और हाँ ठीक है, रेट स्पीड एक ही बात है। और रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ठीक है। किताबों में लिखा होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट लिए बिना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, समझ में आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। एक्चुअली कैटलिस्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, कैटलिस्ट रेट को बढ़ा भी सकते हैं और कुछ कैटलिस्ट रेट को कम भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो हम बोलेंगे चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, हालांकि यहां बढ़ा रहा है, चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब पार्टिसिपेट करना एक अलग बात हो गई भाई, पार्टिसिपेट कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा तभी तो रेट चेंज हो रही है। तो इसकी जगह ज्यादा बेटर होगा हम ये लिखें विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, खत्म नहीं होता, जितना आपने शुरू में लिया है उतना ही बचकर आ जाता है, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट में हम लोग बोलेंगे इट इज अ सब्सटेंस, which increases rate of reaction, which increases या which changes यूज कर रहा हूं, which changes rate of reaction, without getting consumed,
विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड, उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहां से इस रिएक्शन में ये जो है इट इज वर्किंग एज कैटलिस्ट, ठीक है, ये वर्क कर रहा है कैटलिस्ट के जैसे, ठीक है ना, ये कैटलिस्ट है। और एक आधा और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि KClO3, KClO3 को नॉर्मली अगर हम हीट करें, ये साइन है डेल्टा, अगर कहीं डेल्टा लिखा है इसका मतलब हीट करने का साइन है, डेल्टा मतलब हीट करने का साइन है। तो अगर इसे नॉर्मली हीट किया जाए तो नॉर्मली हीट करने पे रिएक्शन होगी इस तरीके से। बिना कैटलिस्ट की ये रिएक्शन 600 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, और अगर मैं कैटलिस्ट यूज करूं तो मुझे सेम रिएक्शन, अगर मैं कैटलिस्ट यूज करूं MnO2, तो वो सेम रिएक्शन है वो 400 से 600 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी, सेम रिएक्शन। तो कैटलिस्ट ने क्या किया है, जो टेम्परेचर लग रहा है हीट करने का, उस टेम्परेचर को क्या कर दिया, काफी कम कर दिया है। समझ में आ रहा है? बोलो भाई हाँ या ना, नहीं आया समझ में? हो गया? बोलो भाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives information about stoichiometry of reaction. It gives information about stoichiometry of reaction. ये रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री की इंफॉर्मेशन देता है। ओके ठीक है। स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री दो वर्ड से आया है, स्टोइशियोमेट्री दो वर्ड से आया है। एक वर्ड है उसको बोला जाता है स्टोइशियन, स्टोइशियन का मतलब है एलिमेंट, एलिमेंट, और दूसरा है मेट्री, मतलब मेजरमेंट, मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। क्या हो गया इसका मतलब, जल्दी बताओ? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट।
अब स्टोइशियोमेट्री पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोगों को करनी है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखो भाई, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम एक लॉ यूज करते हैं जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करते हैं, है ना। कि किसी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या फिर जॉन डॉल्टन का वो टर्म जो उसने एक अपना स्टेटमेंट दिया था, जॉन डॉल्टन ने, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में एटम का केवल रीअरेंजमेंट होता है। तो इस लॉ को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमें लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम हैं वो बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड। समझ रहे हो, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ओके। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। पहला एग्जांपल बता रहा हूं। आई थिंक ये बैलेंसिंग सबको आती होगी, आई होप, है ना। क्यों आती होगी भाई, क्योंकि 10th क्लास में ये टॉपिक है, मेन टॉपिक है 10th क्लास का, पहले चैप्टर का, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे भाई, देखो यहां पर हमें नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं, यहां नाइट्रोजन 2 दिख रहा है, यहां नाइट्रोजन क्या दिख रहा है, 1। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर हम कोई भी चेंज कर सकते हैं तो वो कहां कर सकते हैं, बैलेंसिंग में केवल आगे कर सकते हैं। बैलेंसिंग में अगर कोई भी चेंज कर सकते हैं तो वो कहां कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो यहां नाइट्रोजन कितने हैं, यहां नाइट्रोजन 2 है, यहां नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, 1। तो आप इसमें क्या करो, इंटू 2। तो यहां 2 कर दिया, समझे बेटा। फिर देखेंगे हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इंटू 3। ये दिख रहा है सभी को या नहीं दिख रहा, बोलो। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, 6। तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें इंटू 3, हाइड्रोजन में इंटू 3 कर देंगे। और यहां कुछ नहीं है तो यहां क्या रहेगा, 1। बैलेंस होगी रिएक्शन। अब तुम चेक भी कर सकते हो। ये जो बैलेंसिंग है, इस बैलेंसिंग को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। नॉर्मली हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, लेकिन जब रिडॉक्स रिएक्शन आती है आगे तो हम उसके लिए अलग से बैलेंसिंग की मेथड बताएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लिखो इसे, फिर हम इसमें कई क्वेश्चंस करेंगे। यहां जो मैं रिएक्शंस लिखवाऊंगा उन रिएक्शंस को याद रखना है, क्योंकि जनरली मोल कॉन्सेप्ट में उन्हीं रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
हो गया भाई, बताओ, लिख लिया? चलो इसको लिखो, फिर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हाँ भाई, डन। चलो, सबसे ज्यादा जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, वो क्वेश्चंस मिलेंगे हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बस हो। CH4 को ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो उससे बनेगा CO2 प्लस H2O। समझ में आया? ठीक है ना? ये हो गया मीथेन को बर्न करने का एग्जांपल, मीथेन। तीसरा लिख लेते हैं C2H4 प्लस O2, इससे हो जाएगा CO2 प्लस H2O। हाइड्रोकार्बन बर्निंग का यह है इथीन, है ना? चौथा एग्जांपल ले लेते हैं KClO3। KClO3 को हीट किया है तो ये हो गया KCl प्लस O2 में टूटता है, KCl प्लस O2 में टूटता है। फिफ्थ, KClO3 को हीट करते तो एक रिएक्शन ये भी होती है, KClO4 प्लस KCl। इजी क्वेश्चन है, करो सेकंड थर्ड। हो गया बच्चों? ये आता है कि नहीं आता, मुझे ये बताओ।
बैलेंसिंग आती है, बैलेंसिंग। भाई देखो कार्बन जो है, कार्बन यहां एक ही है, कार्बन यहां एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहां 4 है, यहां हाइड्रोजन कितना, केवल 2। अगर मैं यहां 2 लगा दूं तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहां 2 दिख रही है, यहां ऑक्सीजन है 2 यहां पे, और प्लस 2 × 1, मतलब टोटल ऑक्सीजन कितना दिख रहा है हमें, 4। तो 4 करने के लिए यहां बस क्या लगा दो, 2 लगा दो, हो गई बैलेंसिंग। बताओ इजी है कि नहीं है? ठीक है, थर्ड वाला हो गया। यहां 2 कार्बन दिख रहे हैं तो यहां 2 लगा दो, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहां 4 दिख रहे हैं तो यहां 2 लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, यहां ऑक्सीजन कितना है, यहां ऑक्सीजन है 2 2 4 प्लस 2 1 2, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे बैलेंस करने के लिए 3। बोलो बन रहा है पूजा? ठीक है, इजी है ना ये? हवा मोहित नहीं आता तुम्हें? हाँ, फोर्थ करो, फिफ्थ करो। चलो सिक्स्थ एक अच्छा एग्जाम्पल है, C2H6 प्लस O2, इससे हो जाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, ईथेन सिक्स्थ। सेवेंथ है C2H2, इसको बोलते हैं इथाइन प्लस O2, इससे हो जाएगा CO2 प्लस H2O। चलो हाँ भाई, हो गया? बताओ बच्चों। ठीक है, एक के है, क्या हो रहा है, एक पोटेशियम है, एक पोटेशियम है, एक Cl है, एक Cl है, लेकिन ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 2 है। जब इस तरीके से ऑड रहता तो बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है इवन कर दो, यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन हो जाएगा। 3 2 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, और यहां 3 लगा दिया तो 3 2 6। अब पोटेशियम बैलेंस नहीं है तो यहां लगा दो 2, तो पोटेशियम और क्लोरीन दोनों बैलेंस हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? फिफ्थ एग्जाम्पल, फिर यहां पर क्या करना है, यहां ऑक्सीजन 4 है और यहां ऑक्सीजन 3 है, तो यहां 4 कर दो, 4 3 12, यहां 3 कर दो, 3 4 12,
अब देखो बैलेंस हो गया होगा, समझे? इससे क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या तेरे को नहीं बन रहा कि उसकी कॉपी देख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ करो बैलेंस। क्या हो गया अनंत? लिख लिया ये? बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां 2 लगाया होगा और यहां क्या लगाओगे? 3। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 + 3, 7 हो रहा है ऑक्सीजन। अब इसको 7 कैसे करेंगे भाई? यहां पे ऑक्सीजन है 2 और करना है 7, तो भाई इंटू क्या करोगे? इंटू 7/2 करोगे ना, सिंपल मैथ्स तो ये बोलता है। 7/2 करोगे तो यहां कितना आएगा? 7/2। ऐसा किया कि नहीं किया बताओ? हाँ, कौन सा वाला नहीं समझ में? 7/2 में क्या समझ में नहीं आया बताओ? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 7/2। लेकिन इसमें क्या है देखो, ये आ रहा है फ्रैक्शन में। किसमें आ रहा है ये? फ्रैक्शन में। और कभी भी आपसे अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा है रिएक्शन बैलेंस करो, तो बैलेंस रिएक्शन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए इसका, क्योंकि 7/2 का मतलब क्या है? 3.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। आधा मॉलिक्यूल कहां से लाओगे? है ना, या तो पूरा मॉलिक्यूल आएगा या तो आएगा ही नहीं। तो कभी भी फ्रैक्शन में अगर आ रहा है आंसर, तो फ्रैक्शन में क्या किया जाता है? जो नीचे वाली क्वांटिटी है उसका पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया जाता है। नीचे वाली क्वांटिटी का पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो जाएगा 2C2H6 प्लस ये हो जाएगा 7O2, इससे हो जाएगा अपने पास 4CO2, पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई इंटू 6H2। समझे कि नहीं समझे भाई? बोलो क्या यही किया था, कुछ और किया था? इतना दिमाग तो क्या किया था? चलो अच्छी बात है, सोच रहे थे। चलो अब देखो क्या करना है, समझ में आया? कंप्लीट करो, आगे के ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना, 11 12 में ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। हाँ भाई, डन, ओके। चलो अगला 7th वाला करो, क्वेश्चन नंबर 7। आगे भी दे देते हैं, 8th दे देते हैं। C3H8 प्लस CO2, इससे बन रहा है CO2 प्लस प्लस O2, इससे बन रहा है CO2 प्लस H2O। 8th, ये तो आसान है। 9th, C4H10 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। 9th, 10th, C6H6 बेंजीन। ठीक है, C6H6 बेंजीन होता है कॉमनली।
O2, इससे बन जाएगा CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। नंबर क्या था इसका? 10th। 11th, C2H5OH, C2H5, C2H5OH, ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, साथ में क्या डाल दिया? O2, इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा CO2 प्लस H2O। हाँ, चलो करो यहां से। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट इसमें? बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हाँ, हो गया। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है। ऑक्सीजन कितने होगा यहाँ पे? 4 + 1, 5 हो रहे होंगे। तो यहाँ पे 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/2। और फिर पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C2H2 प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5O2। इससे क्या बन जाएगा? इससे हो जाएगा 4CO2 प्लस 2H2O। बेटा यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ, एक बार चेक कर लेना, बैलेंस है ना? ठीक है, बोलो ये बेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9।
हाँ भाई, आ गया एट्थ वाला आंसर? बोलो भाई। ये है प्रोपेन, यहां लगेगा 3, यहां लगेगा 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 4 10 हो गया, तो यहां केवल क्या लगेगा 5। ठीक है, यहां पर अपने पास 4, ठीक है ना, तो यहां लगा दिया 4, यहां पर है 10 तो यहां लगा दिया 5, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 जा 8 प्लस 5 13, तो यहां क्या लगाएंगे 13/2, और पूरी रिएक्शन में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो हो जाएगा 2C4H10 प्लस 13O2, इससे क्या बन रहा है, इससे बनेगा 8CO2 प्लस 10H2O बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बताओ भाई, ठीक है, हो गया ना ये करो 10th वाला। बताओ भाई, हाँ हो गया, यहां 6 था तो यहां 6 किया, यहां 6 था तो यहां क्या किया 3, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15, तो यहां क्या कर दिया होगा 15/2, और पूरे में कितने का मल्टीप्लाई किया 2 का, है ना, तो ये हो जाएगा 2C6H6 प्लस ये हो जाएगा 15O2, यह हो जाएगा 12CO2 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 6H2। यही होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, लिख लिया। चलो ये है 11th वाला, 11th करो, 12th NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, एसिड बेस रिएक्शन है 12th। 13th NaOH प्लस H3PO4 ठीक है, इससे बनेगा Na3PO4 प्लस H2O। 12 13 14 AlOH थ्राइस प्लस H2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। 15 CaCO3 को हीट किया, CaO बना और साथ में CO2। 16 CaCO3 की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जा रही है, CaCl2 बनेगा, साथ में H2O बनेगा, साथ में CO2 बनेगा। 17 SO2 प्लस O2, इससे बन रहा है SO3। ठीक है, करो इसको।
हो गया बच्चों? बोलो भाई, क्या आएगा इसके सामने? क्या लिखा? कुछ नहीं। बताओ इसके सामने क्या आएगा, ये बताओ पहले। 11 2 आएगा। फिर इसके सामने 3, इसके सामने कितना आएगा? 3 आएगा। बस। क्या हो गया? गलत काउंट किया? ये वाला ऑक्सीजन काउंट नहीं किया होगा, है ना? और उस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करोगे तो गलत आएगा। क्यों? तुम्हारा आया सही पीछे? ठीक है। देखो इसको बैलेंस करते वक्त क्या किया हमने, ठीक है ना? बैलेंस करते वक्त हमने क्या किया, हमने सिंपल बैलेंसिंग करी। और बैलेंसिंग करें, 2 कार्बन है तो यहां 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 5 और 1 6 है तो यहां 3 लगा दिया। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 2 × 2 + 3, तो ऑक्सीजन टोटल हो गए 7। एक ऑलरेडी यहां है तो बस चाहिए 6, 3 लगा दिया तो हो गया 6। समझे? 12th वाला हो गया। यहां 2 लगाया होगा, यहां 2 लगाया, यहां 2 लगाया है, यहां पे 3 लगाना है, यहां पे 3 हो गया। बताओ। चलो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कर लो फटाफट, तो फिर आगे पढ़ना चालू करते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी करो। फोर्टीन। यहां कुछ लगाना है क्या? बताओ। यहां क्या लगा दे? 2, यहां पे 3, यहां पे 6, यहां पे 6, यहां पे 2। ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वहां बैलेंस है, सब 1 1 है। 16th यहां पे 2 और कुछ, यहां पे लगेगा 2 और यहां पे 2। उमेर बन रहा है बैलेंस करते? बेटा बताना है ना, जो ना बने उसे बताना, क्योंकि ये लगता बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, यही नहीं आता तो आगे कुछ नहीं बनेगा। ओके चलो देखो भाई, अगला जो हमारा टॉपिक है, अगले टॉपिक का अगला टॉपिक है, इसे आप लिख सकते हो स्टोइशियोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो स्टोइशियोमेट्री। ठीक है ना? पहले भी पढ़ाया है स्टोइशियोमेट्री का मतलब, पहले भी बताया है। स्टोइशियोमेट्री है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है? और स्टोइशियोमेट्री में बहुत ही बेसिक और बहुत ही सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट डालना स्टोइशियोमेट्री में वो है मोल रिलेशनशिप। अब आगे जाके जितने भी सवाल होंगे उनमें अभी जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यही कॉन्सेप्ट लगेगा पूरे 11th और 12th की केमिस्ट्री में। रिलेशन क्या है? मोल रिलेशनशिप। ठीक है? मान लो कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है N2 + 3H2, इससे बन रहा है 2NH3। बेटा इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है किसका? N2 का, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ
H2 के साथ, तो उससे क्या बनता है? तो उससे बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 बनते हैं, यही बनते हैं। अगर मैं इस पूरे में अगर मैं इस पूरे में जितना भी यहां लिखा है, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रोस नंबर का, मतलब Na का, किसका मल्टीप्लाई कर दूं? एवोगैड्रोस नंबर Na का, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर मैं लिख सकता हूं Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। जब Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 रिएक्ट करेंगे 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 से, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 से, तो उससे बनकर आएगा 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, यही बन के आएगा कि नहीं आएगा? और बेटा Na मॉलिक्यूल्स को या Na एटम्स को क्या कहा जाता है? 1 मोल। क्या बोला जाता है इन्हें बताओ? इनको कहा जाता है 1 मोल। मतलब मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं 1 मोल N2, 1 मोल N2 जब रिएक्ट करेगा किससे? 3 मोल H2 से, तो उससे बनेगा 2 मोल अमोनिया। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब कि जो रेशो यहां लिखा हुआ है, जो रेशो यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो रेशो यहां लिखा हुआ है वही मॉलिक्यूल का रेशो होता है और वही मोल का रेशो होता है। यही कहलाता है मोल मोल रिलेशनशिप, ठीक है ना। और ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, इन नंबर्स को कहा जाता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है इस नंबर को? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। समझ में आया या नहीं आया? दिस नंबर इज नोन एज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसे एक डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक एग्जांपल डाल के डायरेक्ट लिख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास है CH4 प्लस 2O2, इससे बन रहा है CO2 प्लस H2O और रिएक्शन बैलेंस है 2। इसका मतलब है कि एक मोल CH4 को बर्न करने के लिए चाहिए 2 मोल किसके? 2 मोल O2 के। तो उससे बनता क्या है? उससे मोल बनता है 1 मोल CO2 और क्या बनता है? 2 मोल H2O। मुझे बताओ, आपको क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट लिखते आना चाहिए। क्वेश्चन में कैसे लिखना आना चाहिए? ऐसे डायरेक्ट। बताओ आसान है या नहीं है? बोलो। बिल्कुल। रिएक्शन बैलेंस करना तो 10th से सीख रहे हो, मतलब जो कहानी 10th में पढ़ी थी वही कहानी से आगे बढ़ रहे हैं, बस बीच में मोल की बहुत सारी चीजें ऐड कर दी। सही बात है कि नहीं? बाकी तो कुछ नया है ही नहीं। जो रिएक्शन बैलेंसिंग में जो नंबर्स लिखे गए हैं वही मोल रेशो होता है। समझ में आया? उसको प्रूफ कर दिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लिख लो इसे। इसके सारे पीडीएफ हैं क्या? जितना भी मैंने पढ़ाया है किसी के पास? सारे पीडीएफ ग्रुप में होगा तो मुझे ही पता होगा। किसी के पास सेव हैं क्या सारे पीडीएफ? किसी के पास नहीं है?
हाँ भाई, क्या लिख लिया सभी ने इसको? जल्दी कर बेटा। ठीक है, आगे बढ़े, इसको लिख लो। अब इसमें आएगा कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आता है। अभी तक जितना पढ़ा है उस हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी अपन ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, केवल मोल मोल रिलेशन पढ़ा है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, कैलकुलेट, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड, number of moles of oxygen gas required to completely burn, to completely burn 2.5 mole, 2.5 मोल ईथेन गैस, ईथेन गैस। देखो भाई, मैंने तुम्हें पहले रिएक्शन इसीलिए लिखवाई है ताकि आप कुछ रिएक्शंस को लिख सको, और अगर कोई बहुत ही अननोन बाहर की रिएक्शन होगी, ठीक है ना, तो वो रिएक्शन दी जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, अगर कोई बहुत ही अननोन बाहर की रिएक्शन होगी तो देगा, लेकिन ये रिएक्शन अननोन और बाहर की नहीं है। ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन भले ही अभी छोटा हो लेकिन गिवन लिखने की आदत डाल के रखो। ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे करके क्वेश्चन बड़े भी होते जाएंगे। आईआईटी में क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा गिवन लिखने की आदत रहेगी तो अपन को थोड़ा आइडिया रहेगा, एटलीस्ट यहां तो लिख ही सकते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, हमें ईथेन को बर्न करना है, तो हमारे पास ईथेन दिया है और ईथेन के मोल कितने दिए हैं, 2.5 मोल। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ऑक्सीजन के मोल पूछ रहा है। किसके मोल पूछ रहा है, ऑक्सीजन के। सबसे पहले रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन है C2H6 को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद बनेगा CO2 और H2। उसके बाद रिएक्शन को क्या कर लो, रिएक्शन लिखो, बोर्ड पे देखो, लिखना छोड़ो, बोर्ड पे देखो, रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखकर बैलेंस करो, 2 7 4 और कितना हो जाएगा 6। बैलेंस हो गई रिएक्शन। और बैलेंस करने के बाद जिनके जो दिया है और जो पूछ रहा है, गिवन और आस्क का रिलेशन बनाओ। किसका रिलेशन बनाओ, गिवन और आस्क का रिलेशन बनाओ। ये गिवन है, ये पूछ रहा है, यही है ना रिलेशन। तो गिवन और आस्क का रिलेशन बनाओ। ठीक है ना, तुम चाहो तो पूरा लिख सकते हो, पूरा लिख सकते हो। 2 मोल C2H6 रिएक्ट करेगा 7 मोल O2 से, तो उससे बनेगा 4 मोल CO2 और बनेगा 6। पूरा आप लिख सकते हो, लेकिन रिलेशन केवल इतने से बनेगा, क्योंकि ये दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। और याद रखना, ये सवाल का पार्ट नहीं है। ये हमेशा कहां से आएगा, ये हमेशा रिएक्शन से आएगा। तो कोई मेरे से ये नहीं पूछना चाहिए कि सर ये 2 मोल और 7 मोल कहां से आ गए। ठीक है ना भाई, ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है, 2 मोल C2H6 को बर्न होना है तो 7 मोल O2 चाहिए। ये रिलेशन है बेटा, समझ में आ रहा है? ये कहां से आया, ये रिलेशन है, ये रिलेशन से आया है। सवाल में ये सवाल का हिस्सा है। तो मैं सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करूंगा, सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करूंगा। 2 मोल C2H6, ठीक है ना, इसको जरूरत पड़ती है। इस लाइन का मतलब फिलहाल यहां पर है रिक्वायर। 2 मोल C2H6 रिक्वायर 7 मोल O2, 7 मोल O2 सिंस देयरफॉर 2.5 मोल C2H6 को कितना लगेगा, विल रिक्वायर। इस लाइन का मतलब है विल रिक्वायर। इसको कितनी की जरूरत पड़ेगी, तो इसको जरूरत पड़ेगी, हो जाएगा 7 अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 2.5। समझ में आ रहा है? पहले 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 पना 35, 14 और 3 17, 1 डेसिमल डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो 8.75 मोल। हमको चाहिए होगा 8.75 मोल O2 चाहिए होगा।
समझे कि नहीं समझे? 8.75 मोल क्या चाहिए होगा? O2। क्या सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही बताओ? लिखो, एक आध सवाल और करेंगे भी। सबसे इंपॉर्टेंट मोल मोल रिलेशन है क्या पूजा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, लिखा इसको? बताओ लास्ट में तुम बेटा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ammonia produced from 12 मोल हाइड्रोजन गैस। अब ये क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट पूछ लिया गया है। आई थिंक सभी को आइडिया होगा कि जो पूछा जा रहा है उसकी रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, इससे बन रहा है 2NH3। यही रिएक्शन लिखवाई है ना? इस रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, हैबर की रिएक्शन है, ठीक है ना? तो इस रिएक्शन को देख के आपको पता चलेगा कि भाई केवल हाइड्रोजन से अमोनिया नहीं बन सकता, नाइट्रोजन भी चाहिए। लेकिन सवाल में ना तो नाइट्रोजन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ना नाइट्रोजन के बारे में कुछ पूछा जा रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो पूछा गया है उससे चुपचाप आंसर बता देंगे, दूसरे के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। समझ में आ रहा है? और जब हम दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं तो हम मान के चलते हैं कि दूसरा जो कुछ भी है वो पर्याप्त मात्रा में हमको दिया गया होगा, ठीक है? तो सवाल में हमसे बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने बनेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमको दिया है। हाइड्रोजन के मोल कितना दिया? 12 मोल। तो सिंपल सा है, यहां रिलेशन देख के लग रहा है 3 और 2 सीधे रिलेशन, ये दिया है, ये पूछ रहा है। 3 मोल H2, 3 मोल H2 है, उससे बनता है 2 मोल NH3। तो 12 मोल अगर H2 के हो जाए तो कितना बनेगा? सिंपल मैथ्स है, 2/3 इंटू 12, 3 से ये चला गया कितनी बार? 4 बार। कितना हो गया? 8 मोल अमोनिया। कितना अमोनिया बन रहा है इसमें? 8 मोल अमोनिया बन रहा है। समझे कि नहीं समझे? क्या ये टफ है बताओ? नहीं, ये टफ नहीं है। समझ में आ रहा है? सबसे सिंपल और सबसे मेन है मोल मोल रिलेशन सीखो और उसी से सारे सवाल लगभग करो, ठीक है? अभी मैंने 2 एग्जाम्पल कराए हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको और भी एग्जाम्पल कराएंगे और बाकी के रिलेशंस भी करवाएंगे, ठीक है बेटा?